अगर देखा जाए तो पूरे जो विश्व का नेचुरल एडिबल कलर 60 से 70% भारत से ही जाता है बाहर, और उस 60 से 70% जो नेचुरल कलर है उसका 60% लगभग मिर्च से निकाला जाता है। बाकी जो बचता है वो आप हल्दी से निकालते हैं नेचुरल कलर, या तो फिर हम जो है मेरीगोल्ड से, जो गेंदे का फूल होता है, उससे भी हम नेचुरल कलर निकालते हैं। अच्छा, मिर्च का हमें ये नहीं पता था कि मिर्च भी नेचुरल कलर का सोर्स है। बहुत बड़ा सोर्स है। केवल खाने के लिए ही नहीं उपयोग होता जो नेचुरल कलर है, जितने कॉस्मेटिक्स बनते हैं बहुत सारे आप देखेंगे जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग होते हैं, लिपस्टिक का प्रयोग होता है। लिपस्टिक का भी आपका सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी ने बनाया कुछ, कोई वैरायटी है? एक हमारी काशी सिंदूरी वैरायटी है, आप हींग देख लीजिए। स्टार अनीस जो है, जिसको हम कर्णफूल के नाम से भी जानते हैं, उसका हम 100% बाहर से आयात करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सैफरन का, तो हम अपने देश में भी उत्पादन करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा आयात भी करते हैं दूसरे देशों। अभी ईरान से भी काफ़ी आता है ना? ईरान से आता है ये। इसके अलावा जो हमारी लौंग है, इसकी भी काफ़ी मात्रा हम जो है अच्छा आयात करते हैं। लौंग का भी, लौंग पूरा जितनी हमारा खपत है उतना हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इस तरह के इवन छोटी इलायची का भी हम जो है दूसरे देशों से कुछ हमको आयात करने की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। एक ही पौधे में आपको तीनों मिल गया, नीचे आलू मिल रहा है, ऊपर टमाटर मिल रहा है, और उसी के अगल बगल जो है आपको बैगन भी मिल रहा है। तो अर्बन हार्टिकल्चर की बात हम करते हैं, अर्बन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो उसके लिए हमको लगता है ये तकनीकी काफ़ी अच्छी होगी, और छोटे से स्थान से हम तीनों सब्जियां एक साथ ले पाएंगे। आलू अगर हम अलग लगाएंगे तो उतना ही स्पेस हमारा, एक इकोसिस्टम की बात है, इकोसिस्टम हमारा ऐसा बन जाएगा कि एक ही स्थान पे हमको उतने ही जल से, उतने ही खाद से हमको आलू भी मिल गया, टमाटर भी मिल गया, और बैगन भी मिल गया। एक छोटा परिवार है, अगर अपने छत पे वो खेती करना चाहता है, 10-15 गमले अगर ऐसे रख लेता है, तो तीनों प्रकार की सब्जियां उसको मिल जाएंगी। अनाजों की बात करते करते अक्सर हम मसालों और सब्जियों की बात भूल जाते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दलहन पे बातचीत हो रही है, गेहूं धान पे बातचीत हो रही है, मसालों की दुनिया, सब्जियों की दुनिया थोड़ी उपेक्षित सी लगती है। जबकि करीब हमने एक साल में 40,000 करोड़ रुपए के मसाले एक्सपोर्ट किए हैं। सब्जियों का भी बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट हो रहा, और सब्जियों की खेती पूरे देश में हर रीजन में अलग अलग तरह की सब्जियों की खेती होती है, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, चाहे वो हरी सब्जियां हो। कई सारे रीजन में अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, उनकी अपनी खासियत है, अलग अलग तरह के मसाले हैं। तो आज हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, जो ICAR में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, और करीब 26 साल का इनका एग्रीकल्चर में अनुभव है काम करने का, किसानों के लिए सेवा करने का। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट अन्नगाथा में। उम्मीद करता हूं कि जो है हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे अगले घंटे में बातचीत करेंगे, और उस पे किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी निकल के आएगी। भारत में तमाम जो आक्रमणकारी आए, उनकी एक वजह थी मसालों के वजह से आए, और हमारी जो ये एक समृद्ध विरासत थी, उसकी खुशबू जो है पूरी दुनिया में फैली। तमाम चाहे डच आए, चाहे फ्रांसीसी आए, चाहे ब्रिटिशर्स आए, या उससे पहले और भी तमाम लोग आए, दूसरे देशों से आए, मसालों की खुशबू उनके जरिए फैली। और आज सरकार खुद चाह रही है कि जो है कि एक्सपोर्ट हम करें, किसानों को फ़ायदा मिले, सरकार को भी फ़ायदा मिले, और जो है देश का नाम हो। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक भी है, निर्यातक भी है, और उपभोक्ता भी है। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा मिथ सा बना रहता है, ऐसा लोगों को लगता है दिमाग में कि भाई मसाले साउथ इंडिया में ही होते हैं। क्या ये बिल्कुल सही बात है, या मसाले पूरे देश में फैले हुए हैं, अलग अलग रीजन के में अलग अलग चीज़ें होती हैं? जी, मसाला देखिए, पहले तो ये बता दें कि मसाला जो है वो देखा जाए तो हमारे खाने का एक बड़ा अवयव है। वो टेस्ट के लिए है, एरोमा के लिए है, बहुत सारे ट्रेडिशनल यूज भी मसाले का है। और जैसा आपने पूछा कि केवल साउथ में होता है,
क्योंकि जब मसाले की बात हम करते हैं तो हमको लगता है कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, यही सब की बात उसमें होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसाला एक बहुत बड़ा जो है समूह है जिसमें हमारे बहुत सारे बीजीय मसाले हैं जिसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगर आप देखें, जिसमें सौंफ है, धनिया है, मेथी है, जीरा है, अजवाइन है, काला जीरा है, हल्दी है, अदरक है। ये सारे मसाले जो है, बीजीय मसाले, अदरक, हल्दी, ये सब हम पूरे देश में कहीं भी उगा सकते हैं। ये पहाड़ों से लेके जो है और हमारा जो मैदानी क्षेत्र है सारे जगह होता है। लेकिन कुछ मसाले जो बहुवर्षीय मसाले हैं, जिसमें जैसा हमने बताया कि लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये सब ज़्यादा मसाले जो होते हैं ये ऐसे ये साउथ की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मसालों का जो पूरा क्षेत्र है ये पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, ये केवल एक जगह नहीं। ऐसा नहीं अंडमान निकोबार में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मसाले वहाँ भी पाए जाते हैं और बहुत अच्छे गुणवत्ता वाले मसाले वहाँ मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो साउथ का प्रभुत्व है इसमें, नहीं, ऐसा नहीं है। एक सरसरी निगाह से देखने में ऐसा लोगों को लगता है, लोग बात भी करते हैं कि मसालों का तो गढ़ है साउथ। हाँ, इसीलिए करते हैं क्योंकि वो 4-5 मसालों के चार पांच बारे मसाले में जो ही है, सोचते हैं। हाँ। लेकिन मसाला जो है वो बहुत सारे, हमारी जितनी, इवन मिर्च भी, हम मिर्च जो है, लाल मिर्च अगर देखा जाए तो मसाले के रूप में उपयोग करते हैं। हरी मिर्च को जो है हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मसाला एक बड़ा समूह है और बहुत सारे दूसरे तरह के मसाले हैं जिसको हम बाहर से भी मंगा के खाते हैं, उसको भी मसाले में। तो मसाला एक बड़ा बास्केट है। और मसाला अगर देखा जाए तो भारतवर्ष मसाले में सबसे ज़्यादा पैदावार भी करता है, सबसे ज़्यादा खुद उसका उपयोग भी करता है और बाहर भेजने का भी काम सबसे ज़्यादा करता है। पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें, खासकर जो हमारा कोरोना के बाद का समय रहा है, हमारा ट्रेडिशनल यूज मसाले का, क्योंकि हम इसे अगर देखें कि दवाई के रूप में बहुत सारा उपयोग करते हैं, तो उसके बाद से जैसे जैसे इसका उपयोग बढ़ा, लोगों ने इसका प्रयोग किया और उससे फ़ायदा मिला, तो मसालों का निर्यात भारत से काफ़ी पिछले 4-5 साल में काफ़ी कई गुना बढ़ा है, कई गुना बढ़ गया है। खासतौर पे हल्दी वगैरह का, हल्दी का बढ़ा है, छोटी इलायची का बढ़ा है, बड़ी इलायची का भी बढ़ा है। जो भी मसाले बाहर ऐसे लगता है क्योंकि दूसरी जगह इतना, क्यूमिन का, जीरा उसमें बहुत ज़्यादा है, सौंफ है, ये सब सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। ये सिर्फ स्वाद का मुद्दा नहीं है मसाले, ये सेहत का भी मुद्दा है। ये सेहत का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए ज़्यादा कोविड के बाद ज़्यादा इसकी तरफ लोगों ने देखा है कि भाई दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल करें इसको। जी, दवाई के तौर पे बहुत इस्तेमाल इसका शुरू हुआ है। और कंजम्पशन, अगर आप कंजम्पशन पैटर्न देखेंगे तो उसके बाद से कंजम्पशन पैटर्न इसका बढ़ गया है काफ़ी। कोविड के बाद इसका कंजम्पशन पैटर्न बहुत बड़ा है। इसको लोग, हल्दी को आप देखिए दूध में भी लोग मिला के यूज़ करते हैं, अदरक को बहुत दूसरे तरह से दवाइयों में उपयोग करते हैं। तो क्योंकि जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस बढ़ी और मसालों की वजह से हमारे देश में आप देखें कोविड का जो प्रकोप रहा है, उससे अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ हम लोगों ने, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो दूसरे देशों से काफ़ी अच्छा था। इसीलिए लोगों ने इस पे विश्वास किया और उसके बाद से इसका प्रयोग बढ़ गया है चारों तरफ। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काफ़ी इम्यूनिटी बूस्टर बहुत होता है। सारे मसाले हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। खासकर उसमें आप हल्दी देखिए, हल्दी एक बहुत बड़ा बूस्टर है, एंटी कैंसरस है, बहुत सारे गुण मिलते हैं। बहुत सारे हल्दी तो प्राचीन काल से हमारी जो है पूजा पद्धति में या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, शादी ब्याह में, हर जगह हल्दी का तो इस्तेमाल होता ही रहा है, हल्दी का जी। और ये जो अभी हल्दी बोर्ड भी बन गया अलग से, मसाला बोर्ड में था वो, मसाला बोर्ड से वो अलग हो करके एक हल्दी बोर्ड भी बना है। ये जो 100 से ज़्यादा तरह के मसाले हैं भारत में, लेकिन कुछ मसाले ऐसे हैं जिनका हम आयात भी करते हैं। वो कौन कौन से मसाले हैं जिनको हम मंगाते हैं भारत में और पूरी तरह से हमारी डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों पे है? कुछ तो ऐसे मसाले हैं जिस पे 100% हम दूसरे देश पे निर्भर हैं। हाँ, क्योंकि हम निर्यातक हैं, उत्पादक हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं, लेकिन कुछ तो है ऐसा कि जो उसको हम मंगाते हैं। जी। वो कौन सी चीज़? अगर आप कुल मसालों का वैल्यू में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो हम निर्यात कर रहे हैं उसका 1/3 हम आयात भी करते हैं मसाले। कौन कौन से? जैसे उसमें से कुछ मसाले ऐसे हैं जिसका हम 100% आयात करते हैं। जैसे आप हींग देख लीजिए, स्टार अनीस जो है, जिसको हम कर्णफूल के नाम से भी जानते हैं, उसका हम 100% बाहर से आयात करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए शैफरन का, तो हम अपने देश में भी उत्पादन करते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा आयात भी करते हैं दूसरे देशों। अभी ईरान से भी काफ़ी आता है ना? ईरान से आता है ये।
इसके अलावा जो हमारी लौंग है इसकी भी काफ़ी मात्रा हम जो है अच्छा आयात करते हैं। लौंग का भी, लौंग पूरा जितनी हमारा खपत है उतना हम पूरा नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते। तो इसलिए इस तरह के इवन छोटी इलायची का भी हम जो है दूसरे देशों से कुछ हमको आयात करने की ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। इसीलिए हमको ज़रूरत है कि ये जो कुछ फसलें हैं इनको हम अपने देश में कैसे बढ़ाना शुरू करें। हींग का अभी जो है कुछ हम लोगों ने हींग तो ज़्यादातर अफगानिस्तान से आती है, तो हींग का भी पौधा होता है क्या डॉक्टर साहब? क्या होता है? हींग का भी पौधा होता है। अच्छा। और जब एक बार लगाते हैं तो तीसरे चौथे साल से इसमें उत्पादन शुरू हो सकता है। अच्छा। अभी हींग का जो CSIR है उसने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हींग की अभी खेती किया है, कुछ प्लांटेशन किया है, लेकिन अभी उस पर उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। हमारा कोशिश जारी है कि और इंपोर्ट कम हो या इंपोर्ट कम हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिनिमाइज कर सके। दूसरा, अभी हमारा अल्मोड़ा जो ICR का एक सेंटर है वहाँ पे पर्वतीय अनुसंधान पे काम करता है, वहाँ पे भी हम लोगों ने हींग का काम को शुरू किया है। और हम लोग भी अपने ICR में हींग पे एक पायलट प्रोग्राम जो है शुरू कर दिए हैं। और आने वाले समय में हींग का उत्पादन, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे होता है, तो उस तरह के कैसे इसका डोमेस्टिकेशन किया जाए वो हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। लगता है आने वाले कुछ समय के बाद हींग का उत्पादन हमारे देश में होने लगे, शुरू हो जाए। अभी नहीं है, अभी जीरो है एक तरह अभी जीरो है, लेकिन प्लांटेशन हो गया है, बहुत सारे पौधे आ गए हैं, उसका प्लांटेशन हो गया। क्योंकि ये उत्पादन जो है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो अभी कहा नहीं जा सकता कि कितना डोमेस्टिकेट होगा और इसका उत्पादन कितना हमको मिलेगा, कितना हम इसमें सफल हो पाएंगे। लेकिन जो प्लांटेशन हुआ है वो अच्छी तरह से चल रहा है और CSIR ने इसमें पहले शुरुआत की और ICR ने भी उसको पायलट के रूप में काफ़ी कुछ इसमें शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, हींग के अलावा किन चीज़ों पे हमारा जो काम हो रहा है, जिनसे कोशिश है कि जो इम्पोर्ट बिल है मसालों का वो कम करें? मैं तो यही समझता था, बहुत सारे लोग भी यही समझते हैं कि हम सिर्फ नेट एक्सपोर्टर है इसके। नहीं, अब जैसा आपने कहा कि मतलब कोशिश शुरू हो गई हींग तो एक सेगमेंट, एक मसाला हुआ ना। उसके अलावा दूसरे मसाले भी हैं जिसको हम दूसरी जगह से आयात कर रहे हैं। जैसे आपने लौंग बताया, लौंग भी हमारी जो है वियतनाम से आती है। अच्छा। छोटी इलायची जो है ये ग्वाटेमाला से है। कुछ हमारी जैसे इवन जिंजर भी अगर देखा जाए तो जिंजर का सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में होता है। अच्छा, ठीक है, मंगाते हैं जिंजर हम। जिंजर भी हमको अगर ज़रूरत पड़ती है तो मंगाना पड़ना है। इसी तरह कोरिएंडर जो है, रसिया हमारे लिए बहुत कंपटीशन का। तो हम जो अगर एक्सपोर्ट की भी बात करते हैं ना, तो दूसरे कंट्री भी उभर के आ रही है उसमें। तो हमको उस कंट्री को भी रोकना है ना, कि उस कंट्री अगर वो कहीं मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रही है तो हम एक प्रकार से हमारे लिए कंपटीशन दे रही है। तो ये सब हमारा बाजार तो खा ही रहा है, हमारा बाजार खा रहा है। तो हम कोशिश करना है हमको कि अपना उत्पादन बढ़ाना है। और अपना उत्पादन अगर हम बढ़ा पाएंगे, हमें डोमिनेट करना जी, उस मार्केट को अगर हमें डोमिनेट करना है तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे हम उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। जैसे स्टार अनीस की बात किया, अभी NEH रीजन में हमारे जो है, जो पूर्वोत्तर के हमारे क्षेत्र हैं, उसमें हम लोग स्टार एनीस की कोशिश कर रहे हैं। उसके कुछ ऐसे वाइल्ड स्पीसीज हैं स्टार एनीस के जो भी वहाँ आसानी से उग रहे हैं। अच्छा। तो इसका मतलब है कि स्टार एनीस अगर उगाना चाहें तो वहाँ उगेगा। तो हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं कि स्टार अनीस का सब्स्टिट्यूट हम कैसे लेके आएँ, या स्टार अनीस को कैसे हम NEH के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो कुछ ऐसे मसाले हैं जिसका हम बहुत ज़्यादा आयात कर लेते हैं। उसमें से स्टार अनीस है जिसका भी हम 100% करते हैं, जिसको कर्णफूल के रूप में हम जानते हैं। मसालों की दुनिया बहुत बड़ी है और पूरी दुनिया इस पे लगी हुई है, लेकिन भारत अभी तक यह है कि इस मसालों का राजा है। पुराने समय से रहा है और आगे भी रहेगा, जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब, नॉर्थ के रीजन में, साउथ में तो बहुत सारे मसाले हो ही रहे हैं। नॉर्थ में जैसे अब जीरा के लिए राजस्थान है या गुजरात है, जीरा की मंडियां भी वहाँ हैं। लाल मिर्च के लिए गुंटूर है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, या इस रीजन के जो लोग हैं, इस रीजन के लोग कौन से, अगर किसान डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं किसी फसल से, किसी मसाले पे जाना चाहते हैं, तो इस रीजन में कौन से मसाले उपजा सकते हैं जिसकी उनको अच्छी वैल्यू भी मिलेगी, इनकम भी बढ़ सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे बीजीय मसाले हो रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ ऐसे क्षेत्रों को मैप किया है जिसमें जीरा भी वहाँ हो सकता है, सौंफ हो सकती है मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में। अच्छा। धनिया हो सकती है।
लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का जो दूसरे मैदानी इलाके हैं, इसमें क्योंकि जो जीरा है इसकी क्वालिटी के लिए बहुत स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए, तो उसके वजह से हम लोग अगर यहाँ आप देखें उसमें आपका धनिया एक बड़ी फसल है। धनिया तो हो जाता है, धनिया कहीं भी हो जाएगा। इसके अलावा मेथी भी हम कहीं कर सकते हैं, सौंफ भी दूसरे स्थानों पे कर सकते हैं। तो ये 4-5 मसाले, इसके अलावा जो दूसरे मसाले हैं जैसे हल्दी और अदरक, ये भी होते हैं। तो अदरक तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्दी जो है किसी भी क्षेत्र में, बिहार हमारा एक कुशीनगर से लेके अगर आप देखें तो बिहार में और बिहार के पूर्वी क्षेत्र तक अगर आप चले जाइए तो मसालों में हल्दी का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, और उसको क्लस्टर के रूप में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरा क्षेत्र जो है हल्दी के लिए एक बड़ा क्लस्टर के रूप में आ जाए, सामने आ जाए। अच्छा। जिससे वहाँ का, क्योंकि हल्दी एक ऐसी फसल है जिसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, इसलिए किसान को एक ये भी बात ध्यान रखना होता है कि ऐसी फसलों को उगाना चाहता है आज का किसान जो है जिससे उसका नुकसान आने वाले समय में कम से कम हो। तो उसमें हल्दी एक मुख्य फसल है मसालों के रूप में, और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा हो रहा। बाद में इसको क्योंकि प्रोसेसिंग कर लेते हैं, जब प्रोसेसिंग करने के बाद अगर इसको हम पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है, और ख़रीदार इसके बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए इसमें जो है उत्पादन काफ़ी अच्छा मिल रहा है और ख़रीदार मार्केट पूरी बनी हुई है। तो हल्दी के रूप में काफ़ी जो है हमारा ये क्षेत्र जो है हल्दी समृद्ध हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, और हो भी रहा है। इसमें काफ़ी नई नई प्रजातियां आ गई, उस प्रजातियों की वजह से, और दूसरे बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, FPOs हैं जो इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। लेके पूरा आप उड़ीसा तक का अगर देखेंगे ना तो उत्तर प्रदेश से लेके उड़ीसा तक का ये पूरी एक बेल्ट है जो हल्दी की खेती करना शुरू कर दी है और बड़े पैमाने पे कर रही है। ये जो धान गेहूं वाला बेल्ट है, इसमें मसालों के तौर पे अगर किसी को डाइवर्सिफाई करना है, अपने को बदलना है, तो एक हल्दी एक मुख्य फसल हो सकती है। मिर्च भी हो सकती है। मिर्च हमारे यहाँ होती है। मिर्च एक्चुअली अपने क्षेत्र में जो मिर्च होती है, अगर उत्तर प्रदेश की बात हम करें, उत्तर प्रदेश या बिहार की बात करें, तो हम लाल मिर्च की पैदावार कम करते हैं। उसका कारण ये है, आंध्र में ज़्यादा, वो आंध्र प्रदेश खासकर जो आपका गुंटूर का एरिया है, लाम का एरिया है, इस एरिया में ज़्यादा होता। हमारे यहाँ इसको खाते हैं हरे रूप में। हरे रूप में खाने की वजह से हम इसको हरी मिर्च के रूप में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और बनारस, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये मिर्च का बहुत बड़ा गढ़ है हरी मिर्च का। यहाँ से मिर्च जो पैदा होती है प्रतिदिन जो है कम से कम 10 से 12 ट्रक मिर्च जो है ये कलकत्ता या दूसरे स्थानों पर प्रतिदिन भेजी जाती है हरी मिर्च के रूप में। तो हरी मिर्च, और दूसरे देशों में भी हरी मिर्च का अगर आप देखें तो सबसे पहला निर्यात जो है वो गाजीपुर बनारस की तरफ से हुआ। अच्छा, जो गल्फ कंट्रीज में गया। तो हरी मिर्च का, और जो मसाले के रूप में है, तो मसाले के रूप में 2 तरह से प्रयोग हो रही है हरी मिर्च का अगर आप देखें। एक तो लाल मिर्च को हम जो पाउडर के रूप में करते हैं, दूसरा मिर्च से हम ओलियो रेजिन निकालते हैं, नेचुरल कलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो खाने वाला रंग है ये आप देखेंगे नेचुरल रूप में सबसे ज़्यादा मिर्च का प्रयोग मिर्च से निकाला जाता है। अच्छा, जो खाने पीने की चीज़ों को बनाने में हो रहा है। हाँ, खाने पीने जिसको हम जिसमें कलरेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें उसको रंगीन बनाने की कोशिश करते हैं, नेचुरल की बात करते हैं, नेचुरल की। तो अगर देखा जाए तो पूरे जो विश्व का नेचुरल एडिबल कलर 60 से 70% भारत से ही जाता है बाहर। और उस 60 से 70% जो नेचुरल कलर है उसका 60% लगभग मिर्च से निकाला जाता है। बाकी जो बचता है वो आप हल्दी से निकालते हैं नेचुरल कलर, या तो फिर हम जो है मेरीगोल्ड से, जो गेंदे का फूल होता है, अच्छा, उससे भी हम नेचुरल कलर निकालते हैं। अच्छा, मिर्च का हमें ये नहीं पता था कि मिर्च भी नेचुरल कलर का सोर्स है। बहुत बड़ा सोर्स है। केवल खाने के लिए ही नहीं उपयोग होता जो नेचुरल कलर है, जितने कॉस्मेटिक्स बनते हैं बहुत सारे आप देखेंगे जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग होते हैं। लिपस्टिक का प्रयोग होता है। लिपस्टिक का भी आपका सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी ने एक बनाया, कोई वैरायटी है। एक हमारी काशी सिंदूरी वैरायटी है। अच्छा, जिसमें जो है ओलियोरेजिन की मात्रा ज़्यादा है, तो एक्सट्रैक्शन उसका नेचुरल कलर का ज़्यादा। क्या होता है ये जो आपने टेक्निकल नाम बताया? ओलियोरेजिन एक प्रकार का कंपाउंड है। अच्छा, जिसके माध्यम से जो है जो उसका जिसके थ्रू हम जो है जो कलरेंट की वैल्यू है, एंटीऑक्सीडेंट है, ओलियोरेजिन ही कंपाउंड है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से। अच्छा, तो इसी कंपाउंड, हाँ, इसी कंपाउंड का प्रयोग हम आगे जाके उसके लिए करते हैं। तो आप गुंटूर में देखेंगे ये सिंदूरी वाले जो कह रहे हैं,
काशी सिंदूरी तो काशी हमने आपको सिंदूरी। एक वैरायटी बताया, इसके अलावा इससे लिपस्टिक इसी से निकाल के वो बना रहे हैं। लिपस्टिक वैरायटी से नहीं बनेगा, लिपस्टिक तो जो बनेगा जो उससे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, नेचुरल कलर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो उस कलर का उपयोग हम लिपस्टिक में करेंगे, या खाने वाले रंग के रूप में प्रयोग करेंगे, या दूसरे प्रकार का कहीं कलर का उपयोग करना है तो उसको करेंगे। तो नेचुरल कलर का प्रयोग मेरीगोल्ड से निकालते हैं, तो मेरीगोल्ड का केवल हम नेचुरल कलर के रूप में ही नहीं प्रयोग करते हैं। आप देखिए उसमें ल्यूटिन है, जियाजैंथिन है, जो आप पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए आप देखते हैं कि पोल्ट्री फीड में लोग कहते हैं ना कि उसका पीलापन अंडे का बढ़ाना है, पीलापन अंडे का बढ़ाना है, तो उसमें भी पोल्ट्री फीड में भी हमारा जो है जो मेरीगोल्ड से कलर का उपयोग करते हैं वो पोल्ट्री फीड के लिए भी उपयोग करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट जो आँख की दवाइयाँ हमारी बहुत सारी बनती हैं, खासकर विटामिन ए एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये मेरीगोल्ड से बहुत ज़्यादा करते हैं। ल्यूटिन और जियाजैंथिन रा एक्सट्रैक्ट हम करते हैं अपने यहाँ, और इसकी बहुत सारी डिमांड जो है अमेरिका में है। जितना हमारे यहाँ से ल्यूटिन प्राइवेट सेक्टर्स करता है उसमें से 90% वो दूसरे जगह भेज देते हैं, और अच्छा। रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ जाता है, वहाँ पे उसको वो जो है फाइन एक्सट्रैक्शन करके फिर उसको विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ पोल्ट्री फीड के लिए उपयोग करते हैं। तो ये हमारी जो तो ये गेंदे का फूल सिर्फ नेताओं को नहीं चढ़ता, ये सिर्फ नेताओं को और शादी ब्याह में इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ वही नहीं है, इसकी एक अलग वैल्यू भी है, अलग वैल्यू है, जिसके कम लोगों को जानकारी है कि ये इस काम में भी आता है। नहीं देखिए, अब दोनों चीज़ हैं। हमारी जितनी फसलें हैं, आप जितनी आप मसाले की बात कर रहे हैं साथ में, तो सबकी बड़ी इंडस्ट्रियल वैल्यू है। इंडस्ट्रियल वैल्यू जैसे गेंदा की बात हमने कहा, तो ल्यूटिन और जियाजैंथिन नेचुरल कलर, ये एक बड़ी इंडस्ट्री जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। और वो लोग कुछ लोग हैं जो इसके लिए इंडस्ट्रियल यूज के लिए उगाते हैं। तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे केवल गेंदे की खेती केवल ल्यूटिन एक्सट्रैक्शन के लिए ही की जाती है, नेचुरल कलर एक्सट्रैक्शन के लिए ही की जाती है। वहाँ वो फूल जो है वो उसी पर्पज़ के लिए यूज होता है, उसको ज़्यादातर पूजा पाठ में कम ही यूज़ करते हैं। वो पूरे किसान जो है वहाँ के बड़े संगठित हो गए हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज उनके साथ काम कर रही हैं जो उनके पूरे प्रोडक्ट को खरीदती हैं और उनको पूरा पैसा दे रही है। उससे काफ़ी लाभ कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा उनका, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनकी है। इसी तरह मसालों में जो आप कह रहे हैं, मसालों में भी बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो हाई वैल्यू कंपाउंड्स हैं, जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं, जो दूसरे तरह की चीज़ों में यूज होते हैं। उसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्री, पूरा एरोमा इंडस्ट्री जो है, अगर आप एरोमा इंडस्ट्री आप देखिए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो पूरी इंडस्ट्री जो है बहुत सारे हमारे मसालों पे ही निर्भर है, जब नेचुरल की। अदरवाइज आप देखें तो एरोमा के नाम पे बहुत सारे सिंथेटिक का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर आपको नेचुरल में जाना है तो आपको कृषि आधारित एक से एक खुशबू मिलेगी, एक से एक खुशबू मिलेगी, और नेचुरल मिलेगी। नेचुरल के लिए अगर आप देखें तो ग्राहक 100% पैसा देने के लिए तैयार है, मुँह मांगा पैसा देने के। लेकिन एरोमा इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री होते हुए भी मुझे नहीं पता है कि कितना उसमें नेचुरल यूज हो रहा है, कितना सिंथेटिक यूज हो रहा है, बट एक बड़ी इंडस्ट्री है जो ये, और एक बड़ा सोर्स भी है। ये जो मसाले हैं, जो मसाले हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं। सब्जियां तो नहीं है, जैसे हमारे बहुत सारे एरोमेटिक प्लांट्स हैं, अच्छा, लेमन ग्रास है, ये सब है। बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो इसेंशियल साइल जितने हैं। अच्छा, हमारे फूलों से बहुत सारे इसेंशियल साइल निकाले जाते हैं, बहुत सारे मसालों से इसेंशियल आयल निकाले जाते हैं। वो सारे इसेंशियल आयल जो है वो यूज़ होते हैं एरोमा इंडस्ट्री में। गेंदा इतना इम्पोर्टेंट है, मुझे आज जानकारी मिली है। गेंदा और मिर्च, हरी मिर्च से इतना सारे और काम हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इलायची है, लौंग है, जीरा है, सौंफ है, इन सबों का तो बहुत अलग अलग तरह का इस्तेमाल है। एक डॉक्टर साहब, ये जैसे लहसुन है, प्याज है, इसको हम सब्जी में रखेंगे या मसालों में रखेंगे, किस कैटेगरी में इसको रखेंगे? अगर अभी तक साइंटिफिक जो बिरादरी है उन्होंने क्या इसका वर्गीकरण किया है, किधर ये इधर है कि उधर है? नहीं, अभी तो हम इसको सब्जी में ही रखते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ों को हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। और लहसुन का भी दोनों तरह से प्रयोग होता है। अच्छा। मसाले के रूप में प्रयोग होता है, और ओनियन का भी दोनों तरह से प्रयोग होता है। एक तो मसाले में हम डालते हैं, दूसरा इसको सलाद के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो अभी तक जो वर्गीकरण है और जो इस पर हमारा शोध कार्यक्रम चल रहा है, तो सब्जी के साथ ही इसको हमने रखा हुआ है। लेकिन लहसुन अगर देखा जाए तो लहसुन की क्योंकि मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर मसाले के रूप में ही प्रयोग होता है ये, तो इसको एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मसाले की कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा एक
संस्थान है जिसको हम DOGR के नाम से जानते हैं, जो पुणे में काम करता है। क्या तो है DOGR? डायरेक्टरेट ऑफ ओनियन एंड गार्लिक अच्छा, रिसर्च, ठीक है। ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च। उसमें हमारी यही 2 क्रॉप उसकी मैंडेट क्रॉप है, जिसमें वो ओनियन पे काम कर रहे हैं और लहसुन पे काम कर रहे हैं। तो ये दोनों इसके पहले जो इसका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलता था वो सब्जी के साथ ही चलता था, क्योंकि अब संस्थान अलग हो गया है तो पूरा ऑल तो इंडिया। अभी इसका मतलब वैज्ञानिक समुदाय ने इसको उसी में सब्जियों में ही रखा हुआ, सब्जियों में ही, अभी सब्जियों में ही मतलब कि जा सकता है उसमें, उसी, हाँ उसी कैटेगरी में भी अगर सब्जियों उसमें में जाए तो कोई फायदा होगा उसका उस कैटेगरी में, अगर जाता मसालों की कैटेगरी में। एक्सपोर्ट तो लहसुन भी हम करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, एक्सपोर्ट कम है थोड़ा लहसुन का जैसे पेस्ट बना के करते हैं, कुछ पेस्ट दूसरे बना के। प्रकार का उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के करते हैं। सीधे लहसुन का बाहर निर्यात कम होता है। अच्छा, तो अभी मिर्च की भी कई सारी वैरायटी हैं। जैसे हमारे यहाँ तो उतनी तीखी मिर्च नहीं होती, एक नॉर्थ ईस्ट वाली वो है किंग चिली, जो बहुत ज़्यादा वो होती है। तो कोई इस तरह का भी प्रोग्राम है क्या कि उस तरह का कोई उसका जीन यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए इसमें, इन मिर्चों को और तीखा करने में, या इस तरह का कोई प्रोग्राम उसमें नहीं चल रहा? नहीं, इस तरह के प्रोग्राम हमारे क्योंकि वो हाई वैल्यू की एक क्रॉप है, बहुत फेमस है। हाँ, वो जिसको हम भूत झुलकिया, हाँ, वो भी इस कहते तरह के हैं। बहुत सारे उसके अपने उसके लोकल अगर नाम, देखेंगे लोकल तो नाम अलग है। अलग जगह है, लेकिन वो बहुत तीखी होती जो है। तीखापन है वो उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होता है उनका। अगर उसको हम दूसरी जगह ले जाते हैं तो बहुत तो ज़्यादा नहीं घटता है, लेकिन तीखापन उतना नहीं रहता जितना वहाँ है। तो वो जो प्रजाति है वहाँ की, जो लोकल मिट्टी, जलवायु, हाँ लोकल लैंड रेस है उसका, जहाँ तक आप उपयोग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं, अपने ब्रीडिंग में उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि मिर्च में अगर आप देखें तो एक तो लेस पंजेंट, जिसमें कम तीखापन हो। कुछ मिर्च ऐसी होती हैं जिसको हम खासकर बेसन के साथ अगर आप देखें तो उसका पकौड़ा बना के खाते हैं, वो कम तो तीखापन उसमें वाली। एकदम तीखापन नहीं होता है, लोग उसको उसी हिसाब से खाना पसंद करते हैं। और कुछ में तीखापन बहुत ज़्यादा होता है, कैप्सिसिन जिसको हम कहते हैं। तो शोध इसका उस ऑलरेडी वो हमारे पास वो जनप्लाज्म है, हमारे इंस्टीट्यूट उस पर काम कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो चुका है जनप्लाज्म, उसका IPR हमारे भारत के पास ही है। अच्छा, इसका किंग चिली? हाँ, किंग चिली का। अच्छा। वो एक यूनिक मटेरियल के रूप में रजिस्टर्ड भी है, और उस पर काफ़ी शोध कार्य कर रहा है। जिस तरह के सेगमेंट की ज़रूरत है मार्केट में, उस तरह के सेगमेंट के रिसर्च से, डिमांड के हिसाब से हम लोग अपने रिसर्च को प्रोग्राम करते हैं। हर तरह की मिर्च की डिमांड है इसका? हर तरह की मिर्च की डिमांड है, हर तरह जरूरत की। नहीं है कि, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में गया था, मेघालय में एक प्रोग्राम में, तो वहाँ एक महाराष्ट्र से एक सज्जन आए थे, उन्होंने बोला कि भाई ये किंग चिली अगर ज़्यादा पैदा होने लगे तो हमें ट्रकों में लाद के ले जाने की बजाय बोरियों में ले जाना पड़ेगा, और हमारा इंडस्ट्री के लिए एक ज़्यादा बेनिफिशियल वो हो जाएगा, हमारा माल ढुलाई कम हो जाएगी, क्योंकि तीखापन ज़्यादा है तो थोड़ी सी मिर्च में काम लगेगा। सबका अपना अपना नज़रिया है सोचने का उसका। वो खाने वाले की प्रेफरेंस है, वो देखिए कंज्यूमर की जो डिमांड है, कंज्यूमर की अलग डिमांड है। हमारे एक 1.4 बिलियन लोग हम लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे लोग तीखी मिर्ची खाना चाहते हैं। तो कंज्यूमर के डिमांड के हिसाब से हमको जो है अपने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास करना ही पड़ेगा। तो कोई कम तीखी वाली है, कोई ज़्यादा तीखी वाली है, तो दोनों, जहाँ ज़्यादा तीखी खाते हैं वहाँ ज़्यादा तीखी की डिमांड है, वहाँ ज़्यादा तीखी, हर तरह की प्रजातियों का विकास करना ही पड़ता है। कश्मीरी मिर्च जो है वो अलग है। कश्मीरी मिर्च कश्मीरी के नाम से है। वो उसमें कलरेंट अगर आप देखा जाए तो देगी मिर्च जो, हाँ उसका लालपन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कश्मीरी मिर्च के रूप से वो फेमस हुई है। फेमस है। लेकिन सबका अगर हम देखा जाए तो हमारे जो इंस्टीट्यूट, हल्दी की भी कई सारी वैरायटी हैं अलग अलग। अब नॉर्थ ईस्ट वाली तो वहाँ पे अलग उसका कुरकुमिन लेवल उसका बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा कम है। नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कम है। अच्छा। अब जो एक एरिया वहाँ का जो जयंती हिल्स का एरिया हाँ, है, जयंतिया हिल्स का एरिया है। जयंतिया हिल्स में हम लोग जो है हल्दी की एक ऐसी प्रजाति है, लैगडोंग के नाम से उसको जाना जाता है, और उसका GI भी मिल चुका है वहाँ पे। वो GI प्रोडक्ट है हमारा। वहाँ पे बेसिकली उस प्रजाति का अगर देखेंगे करकुमिन ज़्यादा होता है, लेकिन उसी लेवल के करकुमिन उतना ही कंटेंट दूसरी प्रजातियों में भी है, और वो प्रजातियां कई प्रजातियां विकसित की जा चुकी है। सांगली वाली भी है एक अलग
बड़ी फेमस है सांगली की। ऐसे अगर आप देखेंगे तो लैंड रेसेस कई जगह जो है अपने हिसाब से, लेकिन उनका सबका इम्प्रूवमेंट हमारे संस्थान में करते जा रहे हैं। और हमको देखिए दो चीज़ें देखना होता है जब हम शोध करते हैं कि हमारी जो प्रजातियां हैं वो एक तो उपज में स्टेबल रहें, दूसरा जो इस तरह के ट्रेड्स हैं खासकर जो क्वालिटी ट्रेड्स हैं इनका इन्वायरमेंट पे काफ़ी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं ये सारे ट्रेड्स। हम ये चाहते हैं कि ये सारे ट्रेड्स जो है स्टेबल हो जाएं, तो हम इस तरह से काम करते हैं। और हमारी जो नई नई प्रजातियां आई हैं वो नई प्रजातियों में सब में करकुमिन जो है, अब हमारा एक मुख्य फोकस होता है कि कोई भी हल्दी की प्रजाति विकसित कर रहे हैं तो उसमें 5% से ऊपर ही हम करकुमिन कंटेंट रखना चाहते हैं, उससे कम पे हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ताकि अगर वो आपको ट्रेड करना है, दूसरे देशों में कुछ भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो आपका एक हाई वैल्यू की क्रॉप आप उसको क्लेम कर पाएँ और उसका दाम अच्छा मिले। दाम अच्छा मिले, क्योंकि करकुमिन ही हमारा जो है उसमें मुख्य अवयव है, जो चाहे उसके कलर के लिए भी या जो मेडिसिनल वैल्यू जो है ना, तो करकुमिन के आधार पर उसकी क्वालिटी निर्धारित होती है। तो इसलिए करकुमिन की स्टेबिलिटी जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी प्रजाति को भारत सरकार द्वारा जब अनुमोदित किया जाता है तो उसमें करकुमिन की मात्रा जरूर देखी जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मासेलकर साहब, रघुनाथ अनंत मासेलकर साहब ने हल्दी पे बहुत काम किया था पीछे। उन्होंने हल्दी के पेटेंट पे बड़ी लड़ाई लड़ी जो यूएस कराना चाहता था। ये तो इतनी बड़ी दुनिया है कि घंटों डिस्कशन हो सकता है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। ये जो सब्जियों पे आपका एक लंबा काम रहा है, ख़ासतौर पे टमाटर पे और कद्दू वाली सब्जियों पे, तो ये टमाटर तो इंडिया का नहीं था? नहीं, टमाटर इंडिया का नहीं है। हाँ। टमाटर बाहर से आया। आलू टमाटर हमने दोनों बाहर से लिया। आलू टमाटर दोनों हमने बाहर से लिया और है। टमाटर के बिना भाई कोई सब्जी दाल सब अधूरी है। हाँ, सारी अधूरी है। लेकिन पूरी तरह से एक्लेमेटाइज है अभी अपने यहाँ टमाटर। पहले हम लोग सीजनल हुआ करता था, अभी राउंड द ईयर आप देखेंगे पूरे साल भर, पूरे साल भर टमाटर आपको मिलेगा। इस टाइम लगभग कितनी किस्में भारत में प्रचलित मान सकते हैं, ठीक ठाक जो किस्में हैं देखिए जिनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा? टमाटर में पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है। और प्राइवेट सेक्टर का अगर हम योगदान देखें टमाटर के केस में, तो उसको हम पब्लिक सेक्टर से कम नहीं कहेंगे, खासकर प्रजातियों के विकास के बारे में। और टमाटर में अभी जो हमारा किसानों का रुझान है, वो ज़्यादातर किसान हाइब्रिड लगाना चाहता है, संकर प्रजातियों का उपयोग करना चाहता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी अच्छी अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं। तो अगर नंबर्स की अगर आप बात कर रहे हैं कि कितनी प्रजातियां हैं, तो लगभग अपने देश में अगर दोनों सेक्टर को हम मिला दें तो टमाटर में लगभग 300 के आसपास प्रजातियां जो है अभी प्रचलित है। ये प्रचलित अलग-अलग रीजन के लिए, अलग-अलग रीजन के लिए हैं, ये जो विकसित की जा चुकी हैं, जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है। हम उसको कहते हैं कि जो हमने भारत सरकार ने जिसको रिकमेंड कर दिया। प्राइवेट सेक्टर जो है वो सर्टिफाइड सीड के रूप में बहुत सारा, वो जरूरी नहीं कि भारत सरकार उसको अनुमोदित करे, उसके अलावा भी सर्टिफाइड सीड के रूप में वो बेचते हैं। लेकिन हमारे पब्लिक सेक्टर में हम कोई भी प्रजाति जब हमारा ब्रीडर सीड में जाता है तो वो भारत सरकार द्वारा जब तक अनुमोदित नहीं होता तब तक हम उसका ब्रीडर सीड प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी जितनी ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ है वो सारी पब्लिक सेक्टर की है। और इसमें क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो जो हमारे सामने चुनौतियां उस हिसाब से प्रजातियों का विकास हम करते हैं। तो टमाटर हमारे अगर देखा जाए तो जो टॉप क्रॉप हम कहते हैं, हमारी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, ये 3 क्रॉप ऐसी है जिसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। गरीब आदमी भी खाता है, अमीर आदमी भी खाता है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसके पास अगर प्याज है, टमाटर है, आलू है, तो उसका भोजन पूर्ण हो सकता है। और वो कुछ नहीं मिला तो इसी की सब्जी बना के वो अपना काम चला सकता है। तो इसलिए कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये 3 सब्जियां हमारी सबसे महत्वपूर्ण सब्जियां हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा सरकार का हमेशा जो है फोकस रहा है। ये बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने वाली तीनों चीज़ें हैं, बहुत भयंकर तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आलू तो पेरू से आया, टमाटर भी बाहर से आया, ये प्याज क्या अपना ओरिजिन है या ये भी कहीं से आया? प्याज भी बाहर से क्या क्लेम करते हैं? नहीं, प्याज भी बाहर से आया, प्याज अपना नहीं है। तो आलू टमाटर प्याज तीनों
तीनों बाहर के हैं, लेकिन देखिए यहाँ की जिंदगी में रची बसी हैं इस तरह से। अब बहुत सारी अगर सब्जियां आप देखेंगे ना, जैसे गोभी वर्गीय फसलें मैक्सिमम आप देखेंगे गोभी तो बाहर कहाँ की है? गोभी भी बाहर की है, बाहर की, यहाँ की नहीं है, यहाँ की गोभी नहीं है मूल रूप से। तो ऐसे बहुत सारी सब्जियां, लेकिन सारी सब्जियां अब एक्लेमेटाइज हो गई हैं। हाँ। अब बाउंड्री का इस पे कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं है। इसलिए आप पहले देखते थे गोभी जो है ये बहुत जाड़े में आपको मिला करती थी, लेकिन अभी आपकी कोई भी समय आप दुकान पे चले जाइए आपको गोभी मिलेगी। तो जो शोध का कार्य हुआ है ये बहुत कमेंडेबल काम हुआ अपने देश में। और अभी सारी सब्जियों में आप देखेंगे तो जो तापमान का असर है या उसके फ्लावरिंग पे जो सेंसिटिविटी है बहुत सारे इन्वायरमेंट की, वो सब काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ है, काफ़ी कुछ। अब ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट रीजन की सब्जियां मानी जाती थी, कालीफ्लावर, इसका पूरा ट्रॉपिकलाइजेशन हो गया। अभी आप ये ठंडे रीजन की फसलें हैं, सब गर्म रीजन में, सब गर्मी में अप्रैल में भी आपको गोभी का फूल उतना ही अच्छा मिलेगा जितना जाड़े के समय मिलता था। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां, इसी तरह कद्दू वर्गीय सब्जियां हमारी, कद्दू वर्गीय में आप अगर देखें तो जैसे हमारा करेला है, करेला हमारा अपनी फसल है, बैगन हमारी अपनी फसल है, ये मूल रूप से इंडियन है। ये हमारा जो खीरा है ये हमारी अपनी फसल है। इनका क्या प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है? खीरे का? नहीं, अभी करेले का और खीरे का तो पूरी दुनिया में प्रसार हो चुका है। खीरा आप कहीं है हमारा, ये है हमारा, चारों तरफ ही मिलता है खीरा। लेकिन अभी जो करेला है और बैगन है, ये अभी पूरी दुनिया में उस तरह से नहीं फैला जैसे खीरा फैला है। अच्छा। लेकिन आने वाले समय में क्या बैगन वैगन पे कुछ प्रतिबंध भी है कुछ देशों में? नहीं, किसी देशों में कोई प्रतिबंध नहीं है। लोगों के स्वाद वाली बात है, कोई ले गया तो ले गया, स्वाद वाली बात है, जानकारी नहीं, पहुंचा नहीं। और जैसे जैसे पहुंचता जा रहा है वैसे अभी बैगन पूरी दुनिया में नहीं पहुंचा। लेकिन ज़्यादातर देशों में अब बैगन धीरे धीरे एशिया से आगे यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ धीरे धीरे जा रहा है। क्योंकि अभी क्या है कि सारी सब्जियां सब जगह जाना शुरू हो गई हैं। जहाँ पे भारतीय रहते हैं वो हर तरह की सब्जी मंगाने की कोशिश करते हैं कि उसका वहाँ पे उनको स्वाद चाहिए उस सब्जियों का। तो लोग जब देखते हैं तो अवेयर हो जाते हैं उस सब्जियों के बारे में। तो धीरे धीरे प्रचलन, चोखा खाना है तो उसमें बैगन टमाटर डालना है टमाटर डालना पड़ेगा। दूसरा जो हमारा ये करेला है, करेला में काफ़ी औषधीय गुण है और करेले को काफ़ी दूसरे देश जो है इस पे शोध कार्य शुरू किए हैं। और हमको लगता है आने वाले समय में करेला भी एक जो है बड़ी प्रचलित सब्जी पूरे विश्व में हो जाएगी। अच्छा, अभी पूरी दुनिया में करेला नहीं पहुंचा? हाँ, पूरी दुनिया में भी करेला नहीं पहुंचा है, बहुत सारे जगहों पे करेला नहीं। एशिया में तो है ही है पूरा। एशिया में तो आप देखिए चाइना है, अपना बांग्लादेश है, ये जितने हमारी कंट्रीज है नेबरिंग में सब जगह है, सब में। ये तो जो भारत में होता है वो एशियन कंट्रीज में लगभग सारे में होता है, वो है। लेकिन करेले का उपयोग जो है चाइना भी उतना नहीं करता था, लेकिन अभी काफ़ी जिसको कहते हैं कि जोर शोर से करेले पे काम वहाँ भी शुरू हुआ है। उसके मेडिसिनल वैल्यू जैसे जैसे पता लग रही है सबको, मेडिसिनल वैल्यू पता चल रही है। प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो डाइवर्सिटी भी चाहिए ना, खाने की जो डाइवर्सिटी है इसको भी बनाए रखना है, तो उसके लिए आपको अपनी बास्केट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप अभी वर्तमान में अगर आप देखिए तो हमारा जो सीरियल्स का है उसका कंजम्पशन अगर रिपोर्ट आप देखें तो घटा है। लोग खाना कम, फल सब्जियों का बढ़ रहा है। फल सब्जियों का अभी आज के वर्तमान स्थिति ये है कि 9 किलोग्राम प्रति माह एक आदमी, एक प्रति व्यक्ति जो है ये रिक्वायरमेंट हो गई है। मतलब ये कंजम्पशन है फल सब्जियों की। हाँ, कंजम्पशन अगर देखा जाए, जबकि पहले हम सीरियल 11 किलो खाते थे, अभी वो घट के 9 kg हो गया है प्रति व्यक्ति प्रति माह। तो कंजम्पशन पैटर्न बढ़ रहा है और उसका कारण ये है कि हम अवेयर हो गए हैं, हम अपनी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो गए हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होने की वजह से प्रतिदिन फलों और सब्जियों का कंजम्पशन बढ़ा है। और भारत सरकार का भी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी काफ़ी कैंपेन है कि प्रतिदिन अगर हम जो है कम से कम 5 बार फल सब्जियों का उपयोग कर लें, 5 times a day, ये उनका कैंपेन भी है। और सतरंगी थाली की बात हम करते हैं। सतरंगी थाली, अगर सतरंगी थाली की आप बात करेंगे तो आपके पास कोई फल सब्जी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है नहीं कि सीरियल में तो ऑप्शन नहीं है। सीरियल में भी आपके पास ऑप्शन नहीं है कि उसको सतरंगी बना सके। तो रंगीन थाली हमको बनाना, हमारी आधी थाली जो है वो फल और सब्जी होनी चाहिए, आधी थाली में बाकी सब कुछ होना चाहिए। तब हम जो स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम करते ही हैं, अभी कंजम्पशन पैटर्न ऐसा बहुत चेंज हो रहा है। इसीलिए आने वाले समय में अगर हमारा जो एक प्रिडिक्शन है कि 2047 तक
सब्जियों का उत्पादन जो हमको लगभग 457 मिलियन टन करना पड़ेगा, जो वर्तमान समय में जो अभी जरूरत हमारी जनसंख्या को होगी 2047 में जो होगी, जो प्रोजेक्शन कंजम्पशन का है और जो हमारी जनसंख्या बढ़ने की गति है, उस हिसाब से हमको 457 मिलियन टन के आसपास सब्जी उत्पादन करना पड़ेगा 2000, जो कि अभी 215 मिलियन टन अभी हम सब्जी का उत्पादन करते हैं। और अगर पूरे हॉर्टिकल्चर को आप देखेंगे तो उसका लगभग 56% के आसपास जो है वो सब्जी का ही उत्पादन है हॉर्टिकल्चर में। बाकी सब चीज़ें उसमें, बाकी फलों का, बाकी फल है, प्लांटेशन है, उसमें दूसरे इवन मेडिसिनल प्लांट भी उसमें हम ले लेते हैं, वो मसाले भी हैं, ये सब मिला के 56% भाग जो है वो केवल सब्जियों का है। ऐसे सब्जियों की दुनिया में एक अभी काफ़ी आपके बनारस से जो सब्जी अनुसंधान केंद्र है वहाँ से एक 3-4 साल से खबर चलती है, आई भी है कई सारी चीज़ें उसमें सामने निकल के कि भाई एक ही पौधे में आपका आलू भी है, उसी में टमाटर है, उसी में बैगन है। ये कितना यूजफुल हो सकता है? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो एक ठीक है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या ये प्रचलन में आ सकता है? ये किसान इसे स्वीकार करेंगे? क्योंकि सीड तो ऐसा कोई बनेगा नहीं कि एक ही सीड में सारी चीज़ें हों, सारे गुण हों कि वो आलू भी हो जाए, टमाटर भी हो जाए, बैगन भी हो जाए। ये तो ग्राफ्टिंग का मुद्दा है। ये एक्चुअली तकनीकी आधारित जो है, टेक्नोलॉजी की एक सफलता तो है, लेकिन किसानों में स्वीकार्यता इसकी बढ़ेगी नहीं। जहाँ तक किसानों में स्वीकार्यता की बात है तो स्वीकार्यता तो बढ़ी है, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। और आलू, बैगन, टमाटर ये तीनों हम एक पे जो कर रहे हैं, इसमें जो तकनीकी का उपयोग करते हैं वो ग्राफ्टिंग का है। ग्राफ्टिंग किसान सीधे नहीं कर सकता है, उसके पास सफलता मिलने की संभावना उतनी कम रहेगी इसमें। लेकिन अगर इसका हम कमर्शियल रूप देखें तो बैगन को छोड़ दीजिए, अगर आलू पे हम टमाटर करते हैं और इसका जो इकोनॉमिक्स निकाला है वैज्ञानिकों ने, उन्होंने निकाला कि लगभग आलू और टमाटर को मिला दिया जाए तो 20% जो है उत्पादन, जो हम केवल आलू चाहे लेते हैं अकेले या टमाटर लेते हैं, उससे ज़्यादा उत्पादन इसमें दोनों मिला के मिल जाएगा। तो फिजिबिलिटी की बात तो हम कर सकते हैं कि फिजिबल तो है टेक्नोलॉजी, लेकिन क्यों फैलेगी नहीं किसानों के पास तक? उसका कारण एक ये है कि इसमें ग्राफ्टिंग तकनीकी का प्रयोग करना पड़ेगा और किसान इसको सामान्य रूप से कर नहीं पाएगा। इसके लिए वैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ेगी और वैज्ञानिक करेंगे। तो अभी हमारे इंस्टीट्यूट से देखा जाए तो इसी साल लगभग 4000 पौधे जो है हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार करके इसको बिहार और उत्तर प्रदेश में किसानों ने खरीदा है। उनकी 4000 पौधे खरीदे हैं, 4000 पौधे ले गए हैं और वो एडवांस बुकिंग के आधार पे उन्होंने दिया था। उनकी डिमांड और ज़्यादा की थी, लेकिन 4000 पौधे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया और उस किसान उसको लगाए हुए हैं। तो ये फिजिबिलिटी तो है। दूसरा, 4 लगभग लाइसेंस ऐसे लोगों ने लिया है जो इस तरह के ग्राफ्टेड प्लांट का नर्सरी करके और किसानों को देने की बात कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो उस आधार पे कमर्शियलाइज होगी जब किसानों को पौधा बना बनाया मिल जाएगा। क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें कोई बीज तो ऐसा है नहीं कि अगर हमने लगा दिया कोई बीज और उसमें नीचे आलू और ऊपर जो है टमाटर फलेगा, वो संभावना तो इसमें है नहीं। इसीलिए इसमें जो तकनीकी है वो अगर किसानों के पास तक पहुंचेगी तो पौधे के रूप में ही पहुंचेगी, तो किसान को इसको करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमको लगता है कि अगर तीनों फसलें हम एक साथ ले रहे हैं तो जब हम अर्बन हार्टिकल्चर की बात करते हैं, जो शहरों के नज़दीक हम करते हैं या शहरों में रूफ गार्डनिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमको लगता है कि अगर इस प्रकार के पौधे मिलते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। एक तो क्या है, एस्थेटिक वैल्यू है कि आपने जब देखा तो एक ही पौधे में आपको तीनों मिल गया, नीचे आलू मिल रहा है, ऊपर टमाटर मिल रहा है और उसी के अगल बगल जो है आपको बैगन भी मिल रहा है। तो अर्बन हार्टिकल्चर की बात हम करते हैं, अर्बन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो उसके लिए हमको लगता है ये तकनीकी काफ़ी अच्छी होगी और छोटे से स्थान से हम तीनों सब्जियां एक साथ ले पाएंगे। आलू अगर हम अलग लगाएंगे तो उतना ही स्पेस हमारा, एक इकोसिस्टम की बात है, इकोसिस्टम हमारा ऐसा बन जाएगा कि एक ही स्थान पे हमको उतने ही जल से, उतने ही खाद से हमको आलू भी मिल गया, टमाटर भी मिल गया और बैगन भी मिल गया। एक छोटा परिवार है, अगर अपने छत पे वो खेती करना चाहता है, 10-15 गमले अगर ऐसे रख लेता है तो तीनों प्रकार की सब्जियां उसको मिल जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, लेकिन आलू की जो फसल है उसका ड्यूरेशन अलग है, टमाटर का अलग ड्यूरेशन है, टाइमिंग अलग है,
ये सब कैसे संभव किया आप लोगों ने नहीं, कि सबको सब चीज़ें क्लब होंगी, ये पैकेजिंग होगी तभी तो होगा। क्योंकि अब मान लीजिए आलू निकाल लिया, तो फिर आलू निकाल के तो उसका जड़ निकाल के उसका पौधा ही पूरा फेंक देते हैं। नहीं, इसमें इसमें क्या होता है कि तीनों सब्जियां हमारी जाड़े वाली सब्जियां हैं, और आलू इसमें से बीच बीच से ना, जैसे जैसे आलू बनते जाते हैं बढ़ते जाते हैं ना, साइड से आप आलू को निकाल सकते हैं, वो पौधा इंटैक्ट रहेगा। अच्छा, उसकी जो रूट पौधा रहती है, रहता है। हाँ, उसकी रूट रहती है, और इसमें सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो कमर्शियल रूप से जैसा हमको आपको पहले ही बताया कि बैगन और बैगन को छोड़ दीजिए, इसमें टमाटर आलू का जो कम्बिनेशन है वो बेहतर कम्बिनेशन है। तीनों जो कम्बिनेशन है वो कमर्शियल रूप से उतना वाइबल नहीं होगा, उतना वाइबल नहीं होगा दो का होगा, जितना दो का होगा। तो हम लोग जो कमर्शियल रिकमेंडेशन हमारी है वो है कि किसान जो है इसको आलू और टमाटर को ही ले, तभी जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, उत्पादन हो पाएगा। और आने वाले समय में हम अगर पौधे उपलब्ध हो पाएंगे, जिस तरह से लाइसेंसिंग 4 लाइसेंस इसका लिया गया है। कहाँ के लोगों ने लाइसेंस लिया? लाइसेंस ज़्यादातर जैसे सोनभद्र के लोगों ने लिया है, उसी इलाके में किसानों ने लिया है। और अभी क्योंकि उसी इलाके का लेंगे तो हमारा संस्थान नज़दीक होने की वजह से अगर उनको बीच में कोई समस्या आई तो वैज्ञानिकों से संपर्क करके उसका निदान भी तत्परता से किया जा सकता है। अगर चाहें तो ऐसी टेक्निक विकसित हो गई है भारत में कि पूरा एक ही पौधे में पूरा चोखे का इंतजाम हो जाएगा। तो ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। अब ये किसानों में स्वीकार्यता कैसे होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि दो का अगर इस्तेमाल करते हैं एक पौधे में आलू टमाटर का, तो ये बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन हो सकता है। और कम पानी में कम खाद में एक ही बार आपको देना है, वो उतना ही एफर्ट करना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, जगह कम लगेगी आपको। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पूरी दुनिया में एक ये फिनोमिना है, ख़ास तौर पे इसको लेकर के कि आलू को लेकर के, या कि ख़ास तौर पे कि इससे बड़ा मोटापा बढ़ता है, इसका भी कुछ कोई रिसर्च वगैरह हुआ है क्या सब्जी अनुसंधान केंद्र में कि ये मिथ है, या बस एक इसके खिलाफ पूरा कोई कैंपेन है? नहीं, इस पे भी कुछ रिसर्च वगैरह आप लोगों ने किया? ये किसी प्रकार का कोई मिथ नहीं है। और देखिए, आलू का उपयोग हम लोगों ने दूसरे तरीके, आलू का उपयोग जो बाहर किया जाता था वो मुख्य रूप से उबाल के किया जाता था। हम लोगों ने, क्योंकि भारतवर्ष में हमारा खाने का जो टेस्ट है वो हम लोग फ्राई करके ज़्यादा कुछ खाते हैं। तो आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, आलू पे जो शोध कार्य हो रहा है हमारा CPRI शिमला में, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला करता है, और उसमें हम लोग इस पे काफ़ी शोध का काम किए हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसकी जो होती है, जैसे कहते हैं कि मोटापा बढ़ जाएगा, शुगर में कहते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारे शोध इस पर हम लोग कर रहे हैं, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को हम इसके काफ़ी कुछ इस पर स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं। आलू का उपयोग अगर आप उबाल के करते हैं तो आपको मोटापा कभी नहीं बढ़ेगा। आलू का उपयोग अगर आप उसमें तेल डाल के फ्राई करके करते हैं तो आपको मोटापा इसमें बढ़ेगा। हमारे एक गुरु थे, वो जब हम लोगों को पढ़ाते थे तो वो एक कोटेशन हमेशा जब आलू की फसल पढ़ाते थे तो ज़रूर ये कहते थे कि अगर आपको अपना वज़न घटाना है तो आलू उबाल के खाओ, अपना वज़न बढ़ाना है तो आलू को जो है फ्राई करके खाओ। तो ये जो मिथ है ना, क्योंकि हम अपने खाने के तरीकों को बदल लिए, उसके तौर तरीके। हमको लगता है कि बच्चों के लिए या जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी है, अगर हम उबाल के आलू खाते हैं, चोखे के रूप में खाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का तेल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसी प्रकार का मोटापा आलू से बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए आलू आप अच्छी तरह से खा सकते हैं, खाने के तरीके को परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो साथियों, बातें बहुत हो सकती हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास मसालों की एक पूरी दुनिया है, उसको डॉक्टर साहब देखते हैं, फूलों की दुनिया है उसको देखते हैं, वेजिटेबल की एक दुनिया है उसको भी देखते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब के पास बहुत महत्वपूर्ण काम है भारत के लोगों के स्वास्थ्य के रिलेटेड, और भारत के किसानों की आमदनी बढ़ाने से रिलेटेड भी बहुत बड़ा एक काम है। भारत सरकार ने एक टारगेट रखा है कि अगले कुछ सालों में हमने 2 लाख करोड़ का करीब मसालों का ही एक्सपोर्ट करना है, सब्जियों का भी एक्सपोर्ट करना है। जनसंख्या जैसे बढ़ रही है वैसे हमें उसको भी उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादकता बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पे
जो गेहूं धान की फसल छोड़ करके बाकी चीज़ों पे, मसाले वाली फसलों पे अगर आप जाते हैं, सब्जी वाली फसलों पे जाते हैं, फूलों वाली फसलों पे जाते हैं, तो निश्चित तौर पे एक अलग दुनिया का दरवाज़ा आपके लिए इंतज़ार कर रहा है खुलने को, और उस तरफ आप जा सकते हैं। और जो ICAR के एक्सपर्ट हैं, जो बागवानी के एक्सपर्ट हैं, उनसे राय ले सकते हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं। डॉक्टर साहब फिर कभी आगे इस पे मसालों पे एक अलग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कोई किसी और एक्सपर्ट के भी साथ, और उम्मीद करेंगे कि फूलों पे भी अलग से बातचीत करें। तो अगर आपको लगता है कोई और सब्जेक्ट जिस पे हमें बातचीत करनी चाहिए, काफ़ी सारे मुद्दों पे हमने बातचीत की है अलग अलग पॉडकास्ट में, तो आप लोग हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उस पर ज़रूर किसी न किसी विशेषज्ञ के साथ बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट सबको बहुत पसंद आएगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ मौका दिया आने का, और हमने अपनी कुछ बातें आपके साथ जो है साझा की।